कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। आम के बाग में पोषक तत्वों की भरपाई हेतु उर्वरक प्रबंधन, करेला की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज के लिए प्रबंधन कार्य, अगेती मटर की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुआई विधि पर जानकारी। आम के बाग में आगामी समय में अधिक बौर और फलन के लिए फल वृक्षों में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए उर्वरकों का संतुलित प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि किसान भाई फलों की तुड़ाई के बाद उर्वरक प्रबंधनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसका नतीजा कम फलन के रूप में सामने आता है और कई बार तो बिल्कुल फल ही नहीं आता है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए कैसे करें आम के बाग में उर्वरकों का प्रबंधन, जानते हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर की डॉक्टर ए के सिंह से। फल तोड़ने के बाद फिर बारिश का टाइम होता है, बारिश का भी समय लगभग समाप्त हो चुका है और इसके बाद कुछ कल्चरल ऑपरेशन जो बगीचों में करने होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि अगले साल भी फल अच्छा आए। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए जो बगीचों में इंटर कल्चरल ऑपरेशंस, फर्टिलाइजेशन, खाद डालना, जो कुछ मुख्य बातें होती हैं उसके विषय में आप सभी को हम बताएंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे बारिश का मौसम समाप्त होता है, बारिश के महीने ख़त्म होते हैं, उसके बाद किसान भाई को अपने बगीचे में जैसे थोड़ी सी मिट्टी शुष्क हो तो हैरोइंग करवानी चाहिए ताकि जो भी घास फूस हैं वो हट जाएं और थोड़ी सी हैरोइंग के बाद जब साफ़ सुथरा बगीचा हो जाए उसके बाद थालों की सफाई करनी चाहिए। थालों की सफाई करते समय किसान ये ध्यान दें कि उसकी साथ साथ गुड़ाई भी कर दें और जो भी घास फूस वहाँ पर हैं उन थालों के नीचे सब हटा दें। हटाने के बाद सबसे पहला जो कार्यक्रम होता है, जो क्रिया होती है करने की, वो होता है गोबर की खाद मिलाने की क्रिया। तो इसमें गोबर की खाद किसान भाई समय से इकट्ठा करवा लें और हर पेड़ के नीचे कम से कम 50 से 60 किलो गोबर की खाद उसको पूरे बेसिन में फैला दें। उसको जो पेड़ के नीचे का जो दौर होता है उसमें अच्छी तरह फैला दें। यह काम किसान भाई को बगीचे में अक्टूबर से नवंबर के महीने में, नवंबर में कम से कम ख़त्म कर लेना चाहिए। तो नवंबर के महीने में गोबर की खाद पेड़ के नीचे पूरे दौर में मिला दें। गोबर की खाद मिलाने के बाद किसान भाई को फिर देखना है कि भाई इसमें हमें जो उर्वरक होते हैं उनको भी मिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि हर साल उर्वरक जब देंगे तभी फल का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो हम बताना चाहेंगे कि किसान भाई जो है पेड़ के नीचे एक गोल नाली बनाएं, जो पेड़ के मुख्य तना से 2 से 3 मीटर बाहर बनाते हैं, पेड़ की कैनापी के हिसाब से डिसाइड होता है। फिर गोल नाली में जो फास्फेटिक और पोटैशिक उर्वरक हैं उनको हम डालते हैं और डालने का जो भी रेट पेड़ के हिसाब से डिसाइड करते हैं।
यह मात्रा जो संतुलित मात्रा है पेड़ की उम्र के हिसाब से उसको गोल नाली में नवंबर से दिसंबर के महीने में डालना चाहिए। तो नाइट्रोजन जो है वह फल और फूल जब आ जाते हैं, फल फूलने के बाद जब उसमें फल आ जाते हैं, तो फल आने के बाद जब उसमें दाने बन जाते हैं तो आधी नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो फल में दाने बनने के बाद देते हैं, और फिर उसके 1 से 1.5 महीने बाद आधी नाइट्रोजन की मात्रा जो है उसको हम फिर गोल नाली में जिस तरह से फास्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर के लिए मैंने बताया उसी तरह से डालते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ जिंक, कॉपर और बोरान की भी आवश्यकता पेड़ों को होती है, और इसको हर साल पेड़ में मिलाना चाहिए। कम से कम नहीं तो 2 साल में एक बार तो किसान भाई को अवश्य मिलाना चाहिए। अब मैं इसकी मात्रा के बारे में थोड़ा बताऊं। बोरेक्स आपको डालना है, बोरान के लिए बोरेक्स आप मार्केट से ले लें 250 ग्राम। जिंक सल्फेट डालना है, जिंक के लिए जिंक सल्फेट लीजिए 250 ग्राम, और कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट 250 ग्राम। इन तीनों की मात्रा को लेकर के जैसे मैंने खाद डालने, उर्वरक के डालने की विधि बताई कि गोल नाली में देते हैं, उसी नाली में नवंबर से दिसंबर के महीने में 250-250 ग्राम तीनों का लेकर के मिक्स करके उसमें डाल करके और फिर नाली को बंद कर देना चाहिए। इससे जो फलों में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों से जो फलों में कमियां रहती हैं, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं बनती है, फल फटने की प्रक्रिया होती है, फल से गोद निकलता है, ये सारी समस्याएं रुक जाती हैं। सब्जियों के अंतर्गत इस समय करेले की बुआई बहुत से किसान भाइयों ने की होगी। जिन किसानों ने करेले की बुआई बड़े क्षेत्रफल पर की हुई है, वो फसल में प्रबंधन किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर आयन शुक्ला से। किसान भाइयों, आज मैं आपको करेला बारहमासी जो कल्याणपुर से प्रजाति निकाली गई है, प्रबंधन इसका कैसे करें, ये जानकारी आपको देना चाहता हूँ। मुख्य रूप से इस समय फसल पुष्पावस्था पर है। इस दौरान हम इनकी स्टैकिंग कर चुके होते हैं। स्टैकिंग करने के जो फायदे हैं, इससे फल फूल की जो अवस्था होती है वो बहुत ही बेहतर अवस्था में होता है, पिकिंग में बहुत आसानी होती है, अथवा हमें बीज उत्पादन भी लेना हो तो भी ये मेथड सबसे उपयुक्त माना जाता है। फल अच्छे रहने की दशा में हमें बाजार भाव अच्छा मिलता है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ भी अच्छा होता है। किसान भाइयों को इस विधि में सबसे बड़ी जो सुविधा होती है वो अगर किसान मल्चिंग कर देते हैं तो इससे जो नमी का संरक्षण होता है, साथ ही साथ खरपतवार का उगना काफ़ी हद तक रुक जाता है। सिंचाई नमी बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। पौधे मुरझाने न पाएं ऐसी अवस्था बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इससे फल फूल आदि की वृद्धि अच्छी होती है। अगर नमी की कमी हो जाती है तो फलों में उनकी वृद्धि कम हो जाती है तथा उनका सही आकार नहीं मिल पाता है, तथा उनकी चमक भी खत्म हो जाती है, जिससे बाजार मूल्य अच्छा नहीं मिलता है। चूँकि बरसात का मौसम होने के कारण ये देखना चाहिए कि अगर बरसात नहीं हो रही है तो हमें समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। अब बात आती है किसान भाइयों खाद एवं उर्वरक की। कद्दू वर्गीय फसलों में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश सामान्य रूप से संस्तुत की जाती है। इसमें ये प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है। इसमें आधी नाइट्रोजन की मात्रा तथा पूरी फास्फोरस और पोटाश की मात्रा अंतिम जुताई पर जो है बुआई से पहले हम खेत में मिला देते हैं, तथा जो हमारी आधी नाइट्रोजन की मात्रा शेष रहती है उसे हम खड़ी फसल में 45 दिन की अवस्था पर अवश्य खेत में अपने छिड़क देते हैं। इससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है तथा उनका फल फूल जो बनने की प्रक्रिया है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। अब बात आती है किसान भाइयों फसल सुरक्षा की। इसके अंतर्गत सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता ये होती है कि फसल में किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं लगी। मुख्य रूप से ऐसी फसल में मोज़ेक बीमारी के लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें पौधे
पीले पड़कर सिकुड़ जाती हैं पत्तियां इनकी आपस में, तथा इनका जो रूप है वो विकृत हो जाता है, वृद्धि इनकी रुक जाती है। ऐसी दशा से बचाने के लिए शुरुआत की दौर में ही बविस्टीन की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से दवा घोल के रूप में लेकर के इकसार छिड़काव कर देना चाहिए। अब इसमें बात आती है कीटों की। ये फल के अंदर जो फल मक्खी है वो डंक बना करके है, फल सड़ जाता है तथा इसके अंदर भी कीड़े पड़ जाते हैं जो फल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी 15 दिन के अंतराल पर 2 मिलीलीटर रोगोर प्रति लीटर पानी की दर से 2-3 छिड़काव करने से इस प्रकार के कीड़े अथवा बीमारी दोनों से रोकथाम मिल जाती है। इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर समय से अपनी फसल पर कीट नियंत्रण एवं बीमारी की रोकथाम करते रहेंगे तथा समय से देखरेख करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी उत्पादन के साथ साथ अच्छा बाजार मूल्य भी मिलेगा। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ग्वार की फसल में लगने वाले विभिन्न रोग और उनका नियंत्रण। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में, और बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। जिन भी किसान भाइयों के खेत इस समय खाली हैं, तो वो अगेती सब्जी मटर की खेती कम समय में अधिक लाभ ले सकते हैं। तो जो भी किसान इस समय सब्जी मटर की खेती करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और बुआई किस प्रकार से करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र कुमार। आगात खेती करने के लिए आपको कुछ अच्छी वैरायटी हैं जिसको कि आप कम समय में फली तैयार हो जाती हैं, तो उसको आप लगाना चाहिए। जैसे कि अभी सबसे प्रमुख वैरायटी है काशी नंदनी। ये 70-75 दिन में इसकी फली आ जाती है। दूसरी जो प्रभेद है वो बहुत पॉपुलर पहले से भी है, आर्केल। उसकी भी है कि 65 से 70 दिन के अंदर उसकी फली मिलने लगती है। इसके बाद कुछ थोड़ी मध्यम अवधि की प्रभेद हैं जो कि आप उसमें लगा सकते हैं, जिसमें आपको प्रमुख है जवाहर मटर 1, 2, 3। तो ये मुख्य प्रभेद हैं जो कि आप अर्ली में लगा सकते हैं। मटर की फसल से हरी फली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है, जिनमें सर्वप्रथम बात आती है भूमि के चयन की। तो मटर की खेती विभिन्न प्रकार की भूमि में की जा सकती है, किंतु बलुई दोमट मिट्टी में जिसमें जल का निकास अच्छा हो उत्तम होती है। भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। अब बात आती है भूमि की तैयारी की। तो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाकर भूमि को समतल बनाएं। अर्ली में लगाने के लिए आपको कुछ खास ध्यान देने की जरूरत है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से शुरू में इसकी मोर्टेलिटी जो गलने और मरने की संख्या ज़्यादा होती है। इसलिए इस पे ध्यान देना है कि पहले तो आप बीज अच्छा तरह से उपचारित करें। बीज उपचार के लिए हर दलहन और वाली फसल में आपको ध्यान देना है कि पहले उपचारित करें आप फंजीसाइड से। फंजीसाइड्स में कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति केजी बीज के लिए। उसके बाद उसकी उपचार आप कार्बोफ्यूरान
या क्लोरपाइरिफास के से आप इसका करें। अंत में जो सबसे प्रमुख चीज इसमें है राइजोबियम का। मटर के लिए जो उपलब्ध राइजोबियम पैकेट है उससे उपचार करना चाहिए। एक ध्यान रखना होगा आपको कि जो फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड का उपचार है और राइजोबियम का उपचार है उसके बीच में कम से कम 3-4 घंटे का समय होना चाहिए। तो ऐसा अगर उपचार कर लेते हैं। दूसरा चीज है अर्ली लगाने में आपको मिट्टी का उपचार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिट्टी में जो फफूंद होते हैं तो बरसात या अधिक नमी के कारण वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं और जैसे ही पौधे जर्मिनेट करते हैं उस पर अटैक करते हैं, तो उसके वजह से वो तुरंत जर्मिनेट करके तुरंत पौधे मर जाते हैं। तो अगर मिट्टी का भी उपचार कर लें और इसका उपचार कर लें तो आप मोर्टेलिटी कम हो। मिट्टी के उपचार करने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि 1 लीटर पानी में 1 ग्राम कार्बेंडाजिम के हिसाब से आप उसको घोल बनाएं और पूरे मिट्टी में उसकी ट्रेंचिंग करें। पानी घोल बना के छिड़कें और उसके बाद उसको अच्छी तरह से खेत में मिला दें। अब महत्वपूर्ण एक बात और आती है कि बुआई में आप क्या करें। बुआई शुरू में जो बुआई की जाती है कम अवधि की लगाने का, तो आप पौधे से पौधे की दूरी आप 10 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी है इसमें, क्योंकि पौधा बहुत ग्रोथ नहीं करता है, बहुत छोटे छोटे पौधे फलते हैं। इसलिए इसमें टोटल जो बीज की मात्रा है वो लगभग आप प्रति एकड़ अगर आप करेंगे तो 45 से 50 किलोग्राम बीज लगता है मटर का। आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो मटर की खेती के लिए गोबर की सड़ी खाद 200 क्विंटल, 75 किलो स्फूर तथा 40 किलो पोटाश की मात्रा प्रति हेक्टेयर को खेत की अंतिम तैयारी करते समय मिट्टी में अच्छी तरह मिलाएं। 30 किलो नाइट्रोजन को बीज के अंकुरण के समय कतारों में देना चाहिए। इसके मध्य व्यवस्था करने की बात होती है। इसमें सिंचाई की तो कोई आवश्यकता नहीं होती है, मगर खरपतवार नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस महीने में खरपतवार काफी प्रकोप करते हैं। तो अगर आप किसान भाई समझते हैं कि हमारे खेत में खरपतवार हम मैनुअली अपने हाथ से खुरपी से नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो पहले से ही प्रति एकड़ 1 लीटर पेंडीमेथिलीन 200 लीटर पानी में घोल के बुआई करने के तुरंत बाद खेत में छिड़काव करें। तो वस्तुतः जितनी खरपतवार है, चौड़ी पत्ती वाली, सकरी पत्ती वाली, वो सब उसमें उसका जर्मिनेशन नहीं होता है। इस तरह से आप पूरी फसल को बचा सकते हैं। व्यवसायिक फसलों के अंतर्गत ग्वार की बुआई जिन भी किसान भाइयों ने कर रखी है उनकी फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है। अतः किसान भाइयों इनसे बचने के लिए किस प्रकार से करें इनका नियंत्रण, इस पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आरपी घासोलिया। किसान भाइयों, आज अपन चर्चा कर रहे हैं गवार फसल की। गवार फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, उनका क्या इलाज हो सकता है। तो किसान भाइयों, पहले बात करें गवार में एक बीमारी आती है, उसका नाम है जीवाणु झुलसा रोग। किसान भाई, उसके पहचान के जो लक्षण हैं वो उसमें पत्तियों पे छोटे छोटे भूरे कलर के धब्बे बन जाते हैं। पहले वो धब्बे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद धीरे धीरे वो पूरी पत्ती को घेर लेते हैं। पत्ती छोटी रह जाती है, बाद में मुरझा कर पत्तियाँ धीरे धीरे सूखने लग जाती है और तने पर भी इसका असर आ जाता है। फलियाँ भी इसमें छोटी बढ़ती है या बढ़ती नहीं है। तो ये किसान भाइयों जीवाणु झुलसा रोग के लक्षण है। इस पे दूसरी एक लक्षण की बात हो रही है, इसमें जो पत्तियाँ पे जो धब्बे बन रहे हैं उसके चारों तरफ एक पीला सा घेरा और दिखता है छोटा सा। तो ये इस जीवाणु झुलसा रोग के लक्षण है। तो किसान भाइयों, अगर अपन ये पहचान लिया कि ये गवार का एक जीवाणु झुलसा रोग है, तो इसका इलाज कैसे करें। खड़ी फसल में अगर इलाज कर रहे हैं हम, तो इसके लिए एक एंटीबायोटिक आती है, उसका छिड़काव करें। उसके साथ में इसमें हम डालें एक कॉपर फंजीसाइड, कोई भी कवकनाशी। तो किसान भाई, जीवाणु झुलसा रोग को नियंत्रण करने के लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक आते, दोनों का मिला करके छिड़काव करेंगे तो ये बीमारी रुक जाएगी। किसान भाइयों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो फफूंदीनाशक है वो 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से लेंगे, और जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक जो एंटीबायोटिक है
वो हम लेंगे 200 ppm सॉल्यूशन के हिसाब से देखें तो 200 ppm का सॉल्यूशन का मतलब किसान भाई हो गया कि जो हमारा 1 लीटर पानी है उसमें हम 200 मिलीग्राम दवा डालें एंटीबायोटिक की, या जो 15 लीटर वाली जो हमारे पास टंकी है उस 15 लीटर वाली में हम उसमें 4 ग्राम के आसपास वो दवाई डालें। 4 ग्राम तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो गई और उसमें 30-35 ग्राम ब्लाइटॉक्स मिला करके घोल करके छिड़काव करें। किसान भाइयों इसके नियंत्रण के लिए हमें 2 छिड़काव करने पड़ेंगे। उस दूसरे छिड़काव को हम 10-12 दिन बाद फिर उसको रिपीट करेंगे। इसके अलावा ग्वार का जो दूसरा जो प्रमुख रोग है वो है फफूंदी जनित झुलसा रोग, जो अल्टरनेरिया एक फंगस है उसके द्वारा होता है। किसान भाई उसके लक्षण थोड़े से अलग होते हैं। गवार में जो अल्टरनेरिया झुलसा रोग आता है उसमें पत्तियों पे धब्बे बनते हैं, ब्राउन कलर के भूरे कलर के धब्बे बनते हैं। वो धब्बे जो होते हैं धब्बों के चारों तरफ एक पीला घेरा होता है और उस घेरे के अंदर देखें तो किसान भाइयों तो उसमें से रिंग सी दिखती है, अंगूठियाँ दिखती है और ये ऐसा लगता है जैसे कोई टारगेट बोर्ड इफेक्ट दिख रहा है। इस तरह से एक सिम्टम है, ये उसकी पहचान खास पहचान है। तो किसान भाइयों क्या करें उसके लिए, अगर हमने पहचान लिया कि ये अल्टरनेरिया जीवाणु झुलसा रोग है और जिस जीवाणु झुलसा रोग दोनों अगर आ रहे हैं तो जो हमने पहले अभी बात बताया कि जो ब्लाइटॉक्स या जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा है उसका अगर छिड़काव कर रहे हैं तो उससे इसके अलावा जो मैनकोजेब एक फफूंदीनाशक दवा आती है उसका हम छिड़काव करें ग्वार में किसान भाइयों, तो जो अल्टरनेरिया झुलसा रोग जो आ रहा है उससे निजात हम पा सकते हैं। क्योंकि इस बीमारी से हमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो किसान भाई इसको पहचान करके तुरंत उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। किसान भाई इसके अलावा ग्वार में दूसरा जो रोग आता है उसमें रोग में मेन प्रमुख है वो है छाछा रोग। किसान भाइयों छाछा रोग जब फसल पकड़ी होती है तब आता है, यानी कि लेट आता है थोड़ा सा ये। तो किसान भाइयों उस छाछा रोग की पहचान तो आपको वैसे ही पता है कि छाछा का मतलब है सफ़ेद सा पाउडर, पत्तियों पर अगर सफ़ेद पाउडर छा जाए इसका मतलब है उस पर छाछा आ गया। तो कि पत्तियों पर पाउडर छाने से पौधा खाना नहीं बना पाता, भोजन नहीं बनाता, उससे पौधे की जो हेल्थ है कमज़ोर हो जाती है, फलियाँ वगैरह नहीं बनती। तो किसान भाइयों छाछा रोग के लिए हमें नियंत्रण हेतु जो दवा आती है वो है डाइनोकेप नाम करके एक दवा आती है, उसका घोल बनाएं। एक टंकी में है जो 15 लीटर वाली टंकी है उसमें हम 15 मिलीलीटर दवा लें डाइनोकेप, जो कैराथेन के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, उसका छिड़काव करें। या जो बुरकने वाला पाउडर है, अगर मान लो पानी नहीं है तो हम बुरकना चाहते हैं पाउडर, तो उसके लिए किसान भाइयों 25 किलो जो सल्फर का पाउडर आता है उसका हम बुरकाव कर दें तो जो छाछा रोग है उससे हम निजात पा सकते हैं। कि छाछा रोग एक खतरनाक रोग है जो कब आता है जब हमारी फलियाँ बन रही होती है तब, तो बहुत सारा नुकसान करता है। तो किसान भाइयों गवार को हमें छाछा रोग से ज़रूर बचाना है। तो किसान भाइयों आपको जो गवार की जो अभी हमें 3 जो मुख्य प्रमुख बीमारियां हैं उनका हमने चर्चा करी, जैसे जीवाणु झुलसा रोग, अल्टरनेरिया झुलसा रोग और छाछा रोग। तो तीनों का आप बिल्कुल ध्यान रखते हुए इलाज करें और जो फफूंदीनाशक दवा आपको बताई गई है उसकी मात्रा पूरी डालें और समय पर उसको फिर रिपीट करें हर 10-12 दिन बाद में। तो उससे क्या होगा कि आपकी फसल अच्छी रहेगी, बीमारी कम होगी, पैदावार बढ़ेगी और आपका भी मुनाफा बढ़ेगा। तो इस सब बातें ध्यान रखते हुए वो इसका इलाज गवार का ज़रूर करें, गवार को भगवान भरोसे नहीं छोड़े। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। सरसावन सहारनपुर से अशोक कुमार सैनी जी, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से ग्लैडियोलस की बुआई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं। तो अशोक सैनी जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ग्लैडियोलस के विभिन्न रंगों के फूल आपको बाजार में डंडी के रूप में मिलेंगे, जिनमें लाल, पीला, गुलाबी, सफ़ेद, बैंगनी इत्यादि कलर पाए जाते हैं। जब मई जून में आपका खेत खाली होता उस समय अच्छी तरह जुताई करके पलेवा लगाकर खेत को छोड़ देते हैं, जिससे कि गर्मी में विभिन्न बीमारियों के कीटाणु और उनके अंडाणु नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात आप इस समय जुताई करके उसमें गोबर की खाद जो 10 से 15 टन पर हेक्टेयर होती है अच्छी तरह भली भांति मिलाकर खेत को छोड़ देते हैं। तत्पश्चात ग्लैडियोलस की लाल रंग यदि लेना चाहते हैं तो आस्कर, अग्निरेखा, रेड मैजेस्टी या मेलोडी प्रजाति का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप पीले रंग की स्पाइक चाहते हैं तो सपना, पूनम, सनशाइन या कावेरी प्रजाति उसके साथ मनमोहन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप गुलाबी रंग में
वो पसंद करते हैं और गुलाबी रंग की मार्केट में ज़्यादा डिमांड रहती है। उसके लिए आप फ्रेंडशिप, शोभा, सुचित्रा या समर पर्ल प्रजाति का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात अन्य कलर की, जिसमें बैंगनी, जिसके लिए मयूर या कापर किंग प्रजाति प्रमुख है। साथ ही साथ जो सर्वविदित है कॉमन रंग सफ़ेद, जिसके लिए अप्सरा, मनीषा, मोहनी या स्नोकीन प्रजाति का आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रवर्धन के लिए आप एक कॉर्म का प्रयोग करते हैं जिनका आकार 4 से 5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। यदि कॉर्म छोटे हैं, 2-3 सेंटीमीटर के हैं, तब भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन यदि इससे छोटे कॉर्म हैं तो उनको प्रयोग में न लाएं, क्योंकि उनको कहते हैं कॉर्मेल्स, और इनका प्रयोग कॉर्म प्रोड्यूस करने के लिए लिया जाता है। यदि आपके 2-3 सेंटीमीटर आकार के कॉर्म हैं तो इनसे एक स्पाइक आपको कम से कम प्राप्त हो जाती है। जब यदि कॉर्म का आकार 4 से 5 सेंटीमीटर का है तो इससे कम से कम 1 और नहीं तो अधिकतम 3 स्पाइक पर प्लांट आपको प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, कॉर्म प्राप्त करने के लिए आप किसी भी सरकारी संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का उद्यान विज्ञान विभाग में भी आपको मिल जाएंगी, NVRI लखनऊ से भी आपको मिल जाएंगी, और अन्य प्राइवेट नर्सरी से भी आप कलर के अनुसार इच्छित प्रजाति के कॉर्म आप ले सकते हैं। और जब बात आ जाती है खेत में कॉर्म को कैसे लगाएं, उसके लिए आपने जो मई जून में खेत खुला छोड़ा हुआ है और उसमें गोबरी खाद मिला के इस समय आपने जुताई कर देते हैं। कॉर्म लगाने से पूर्व 1 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से इस फसल को आवश्यक होती है। उसको कॉर्म लगाने से पूर्व आधी मात्रा आप लगाने समय और आधी मात्रा पुनः स्पाइक निकलते समय 3 महीने बाद आप फसल में छिड़काव के द्वारा दे देते हैं। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा इसी समय आपको देना अति आवश्यक है। यदि आप जैविक की तरफ बात करते हैं तो 5 से 6 किलोग्राम एजोक्टोबैक्टर या 5 से 6 किलोग्राम एजोस्पेडियम दोनों को मिलाकर भी प्रति हेक्टेयर की दर से आप फसल रोपण से पूर्व दे सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 4 से 5 सेंटीमीटर व्यास के कंदों को जमीन पर लगाते हैं। समतल जमीन पर आप कॉर्म को 30 से 30 सेंटीमीटर 30 गुणा 20 सेंटीमीटर दूरी पर रख देते हैं। तत्पश्चात उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के आलू की तरह क्यारी बना देते हैं, आलू की तरह मेड़ बना देते हैं। अथवा आप पहले से मेड़ तैयार करके उसमें एक इच्छित दूरी 30 गुणा 30 सेंटीमीटर या 30 गुणा 20 सेंटीमीटर पर कंदों को रोपित करके उस पर मिट्टी चढ़ा देते हैं। जमाव होने पर हल्की सिंचाई करते रहते हैं और इस प्रकार से आप फरवरी, जब आप अगस्त सितंबर में रोपित करते हैं तो फरवरी महीने से आपको स्पाइक मिलना प्रारंभ हो जाती है। कुछ किसान भाई अगेती फसल लेना चाहते हैं, इसके लिए आप अगस्त के अंतिम सप्ताह में भी रोपण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान होगा कि कॉर्म को 2% थायो यूरिया से ट्रीट करके लगाना होगा, जिससे इनकी सुसुप्तावस्था टूट जाती है और वो समय पूर्व अंकुरण दे देते हैं। इस प्रकार यदि आप लेते हैं तो आपको समय से अच्छी तरह खेती करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप अच्छी तरह से लगाते हैं तो आपको अच्छी 10 से 15 फ्लोरेट्स वाली स्पाइक प्राप्त होंगे और टोटल 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से आपको शुद्ध मुनाफा अंत में हो सकता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं और हमारा प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस भी आप नोट कर लीजिए, annadata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गुणवत्ता युक्त बांस उत्पादन हेतु बांस की खेती पर जानकारी। अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु बैगन की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।